स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तेल कितने का चल रहा है? पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? डीजल कितने रुपए लीटर है? कम हुआ, ज्यादा हुआ? फिर वो चर्चा शुरू हो चुकी है जो कि आज के टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ऑयल इकोनॉमिक्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर आप हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में गिवन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है और वो क्या कहता है कि ओपेक, जो कि एक संगठन है, बताएंगे आपको इस बारे में, उसने अपना प्रोडक्शन काटा है। द प्रोडक्शन बाय ओपेक प्लस कंट्रीज हैज बीन रिड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट 1 मिलियन बैरल्स पर डे। तेल को हम लोग तो लीटर में नापते हैं, लेकिन कंट्रीज के बीच में जब तेल खरीदा जाता है और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उसकी वैल्यू लगाई जाती है, तो उसकी वैल्यू लगाई जाती है बैरल्स में, कि 1 बैरल, 2 बैरल, 3 बैरल, ये कितने कितने के हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि कितने बैरल प्रोडक्शन घटा और प्राइसेस पे क्या इंपैक्ट हुआ। व्हाट इज द ऑयल इकोनॉमिक्स। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझे जरूर फॉलो करें। यहां पर मैं आपको खूब जबरदस्त वैल्यू एडेड कंटेंट देता हूं जो आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करेगा। चाहे वो ट्विटर हो, आयुष सांघी के नाम से मेरा ट्विटर हैंडल है और इसी नाम से इंस्टा हैंडल है। जरूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और वैल्यू एडेड कंटेंट को इंटरेस्टिंग तरीके से इंस्टा और ट्विटर पे कवर करते हैं, और ये जितने पीडीएफ्स हैं ये आपको उपलब्ध होंगे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल हम बढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो आइए देखते हैं ओपेक प्लस देशों ने किया क्या। व्हाट हैव ओपेक प्लस कंट्रीज डन। एक संगठन है ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और दूसरा संगठन है ओपेक प्लस। दोनों के बीच में क्या फर्क है, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो इनका अनाउंसमेंट है वो क्या है कि ओपेक देशों ने अपना प्रोडक्शन काटा है, मतलब कम किया है। कितने से कम किया है, आइए देखते हैं। द प्लेजेस ब्रिंग्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ cuts by OPEC plus to 3.66 मिलियन बैरल्स पर डे अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स कैलकुलेशन। तो इन्होंने 3.66 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन जो है इसका प्रोडक्शन काटा है। और सऊदी और ओपेक प्लस प्रोड्यूसर्स ने जो क्लेम करा है, वो क्लेम करा है कि अभी फर्दर इन्होंने 1.16 मिलियन बैरल्स पर डे काटा है। तो इतना और काटने के बाद जो टोटल है वो 3.66 होता है, एंड इट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 4% ऑफ द ग्लोबल डिमांड। 4% ग्लोबल डिमांड की प्रोडक्शन कम हो गई। तो क्या तेल का प्रोडक्शन कम हो गया है? Has the oil reduced? ये देखने वाली बात है। क्या तेल का प्रोडक्शन कम हुआ है? क्या तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने पे मेहनत करनी चाहिए? ये बात है। तो सबसे पहले समझेंगे कि ओपेक क्या है। व्हाट इज ओपेक। जैसा मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC, एक संगठन है उन देशों का जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं। क्योंकि ये लिमिटेड देश है, तो लिमिटेड देशों ने अपना संगठन बना दिया ताकि ये पूरी दुनिया में ऑयल प्राइस को और ऑयल की वॉल्यूम को कंट्रोल कर सके। पहले इसमें 5 देश थे और ओपेक में बाद में होते होते 13 देश हो गए, 13 मेंबर्स। आज की डेट में ओपेक नामक संगठन में 13 कंट्रीज हैं, और काम क्या है कि ये सारे के सारे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं फ्रॉम द मिडिल ईस्ट हु वर ग्रुप टुगेदर इन 1960। 1960 में इकट्ठे आए। गोल वॉज टू डिक्टेट द टर्म्स ऑफ द ऑयल ट्रेड। टर्म्स का मतलब क्या है? वॉल्यूम और प्राइस। कितना वॉल्यूम जाएगा, कितना जो है बिकेगा, और उसके साथ साथ उसका प्राइस क्या होगा। इन 2 चीजों पे जो है ये डिक्टेट करते हैं, ये डिसाइड करते हैं। तो अब देखिए ओपेक के देश कौन कौन से देश है। विच ऑल कंट्रीज आर इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ ओपेक। तो ये जो डार्क ब्लू कलर्स आप देख रहे हैं, ये सब ओपेक देशों में आते हैं। कुल मिला के 13 देश है। मैक्सिमम देश मिडिल ईस्ट इस रीजन से आते हैं।
So most of the countries, they belong to the Middle East region, they belong to the African region and साउथ अमेरिका में वेनेजुएला नामक देश भी इसमें आता है। यदि देशों का नाम बताया जाए तो ओपेक देशों में ये सारे देश आते हैं जो कि आपके समक्ष हैं। मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया है, इराक, कुवैत, ईरान, कतर, यूएई, ये सारे देश जो है ये मिडिल ईस्ट के हैं। मैक्सिमम ऑयल यही कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आता है लीबिया, अल्जीरिया, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में देश है। यहां नीचे है नाइजीरिया, इधर है अंगोला, अफ्रीकन कंट्रीज है, और वेनेजुएला, इक्वाडोर, जैसा मैंने आपको पहले बताया था साउथ अमेरिका में भी कुछ देश है। ये सारे देश ओपेक नामक संगठन का पार्ट है। कुल मिला के 13 देश है, 13 कंट्रीज। दे कंट्रोल ऑलमोस्ट 80% ऑफ द रिजर्व्स ऑफ ऑयल। पूरी दुनिया में जितना तेल है, जितना ऑयल है, उसका 80% तेल जो है ये देश कंट्रोल करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इन देशों में किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं था। ये पूरा ऑयल कंट्रोल करते थे, ऑयल सेल करते थे और लोग खरीदते थे। हर कंट्री इन्हीं के प्राइसेस पे, इन्हीं के बताए हुए प्राइसेस पे खरीदती थी। तो जब गल्फ में वॉर हुई, जैसे कि ईरान कुवैत के बीच में वॉर हुई, कुवैत इराक के बीच में वॉर हुई, लीबिया में इतना बड़ा जो है सिविल वॉर हो गया, ये सारी चीजें हुई, तो उस टाइम पे जब गल्फ में वॉर होती थी स्पेशली, तो तेल के प्राइसेस राइज होते थे, जिसका बर्डन भारत जैसी कंट्रीज में और तमाम उन देशों में पड़ता था जो ऑयल इकोनॉमीज थी, जो कि ऑयल पे डिपेंडेंट थी, और सारी ही इकोनॉमीज ऑयल पे डिपेंडेंट थी, तो उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता था। अब क्योंकि इंपैक्ट पड़ेगा, ये प्राइसेस बढ़ा देंगे। देयर वाज नो कंपटीशन। फिर हुआ ये कि धीरे धीरे यूएस ने एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करी और ऑल्टरनेटिव मिला शेल गैस के रूप में। तो जब से शेल गैस एज एन ऑल्टरनेटिव आया, तब से ऑयल के प्रोडक्शन पे थोड़ा बहुत ड्विंडल होने लगा, कम होने लगा, और ऑयल के प्राइसेस भी टूटने लगे। क्योंकि जब ऑयल का दाम बढ़ता था तो लोग ऑल्टरनेटिव पे चले जाते थे, शेल गैस पे। इस वजह से ऑयल इकोनॉमीज को या ऑयल कंट्रीज को थ्रेट होने लगा। सो दे क्रिएटेड अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, एक दूसरा संगठन बनाया, और सारे देशों का जिनके पास तेल है उसको नाम दिया गया ओपेक प्लस। तो एक तो है ओपेक, दूसरा है ओपेक प्लस, जो कि बहुत रीसेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 2016 की। सो ओपेक फॉर्म्ड एन अलायंस विद द अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस टू क्रिएट ओपेक प्लस। द 10 कंट्रीज नाउ इन ओपेक प्लस, कौन कौन से देश है? अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सुडान। ये सारे देश ओपेक प्लस का पार्ट है। तो जब हम ओपेक प्लस की बात करते हैं, ये इसलिए आया क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों को शेल गैस से थ्रेट हो गया। तो इन्होंने ये सोचा कि इस संगठन के थ्रू जितनी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनको अपनी तरफ कर लो, ताकि मैक्सिमम एनर्जी ट्रेड हमारे हाथ में हो। तो यही एक रीजन था जिसकी वजह से ओपेक प्लस बनाया गया। इट वॉज द रिस्पॉन्स टू फॉलिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरने लगे थे। अगर गिरेंगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे। पार्टली कॉज्ड बाय ह्यूज इंक्रीज इन यूएस शेल गैस प्रोडक्शन। अब यूएस से भारत तो नहीं खरीद रहा था, लेकिन यूएस से पूरा नॉर्थ अमेरिका केटर हो रहा था, सेंट्रल अमेरिका केटर हो रहा था, काफी हद तक साउथ अमेरिका केटर हो रहा था। तो आपको थ्रेट तो आएगा, 2 कॉन्टिनेंट्स एज इट इज चले गए। हेंस यहां पे ऑल्टरनेटिव जो बनाया वो था ओपेक प्लस। एंड टुगेदर दीज 23 कंट्रीज, 13 ओपेक की और 10 देश ओपेक प्लस के, दे प्रोड्यूस 40% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल। पूरी दुनिया का 40% तेल ये प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के जो रिजर्व्स हैं, उन रिजर्व्स का 80% तेल ये सारी कंट्रीज ओन करती हैं। दे ओन 80% ऑफ द रिजर्व्स। ये बात सही है। अब सिंपल डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट है। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा कि यदि किसी भी चीज का प्रोडक्शन कम होता है या सप्लाई कम होता है, सप्लाई को लिमिट किया जाता है, तो क्या होता है प्राइसेस को? What happens to the prices of goods and services if the production is cut, production is slashed, production reduces? क्या उन गुड्स का प्राइस बढ़ता है या घटता है? बताओ भाई, अरे लिखो कमेंट सेक्शन में। सही सोच रहे हैं आप। गुड्स का प्राइस जो है वो बढ़ता है। द प्राइसेस ऑफ गुड्स राइज। अगर आप प्रोडक्शन काटोगे तो प्राइसेस बढ़ते हैं, जो कि ओपेक देशों ने अभी करा। इतने मिलियंस ऑफ बैरल्स पर डे से तेल का प्रोडक्शन काटा, जिसकी वजह से दाम बढ़ गए।
8% से 8% ऑयल प्राइस जंप्स एज ओपेक अनाउंसेस सरप्राइज मिलियन बैरल प्रोडक्शन कट। क्योंकि आपने सप्लाई लिमिट कर दी तो आपका प्राइस जो है वो बढ़ गया। तो इस कारण जो है ओपेक अपने प्राइसेस को अपने हिसाब से फ्लक्चुएट करते हुए या अपने हिसाब से डिक्टेट करते हुए ऑर्गेनाइज करता है। सो हाउ डज ओपेक इन्फ्लुएंस ग्लोबल ऑयल प्राइसेस? इसका पार्टली एग्जांपल मैंने आपको यहां दिया और एक ग्राफ के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं, एक एक करके आंकड़ा देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट ग्राफिक है, इसको जरूर देखिएगा। 2021 में ओपेक ने क्लेम करा that its member countries accounted for 80% of the world's proven oil reserves। जितने रिजर्व्स है उसका 80% ओपेक के देश जो है वो ओन करते हैं। ग्राफिकली यदि देखा जाए, आप इस चार्ट को देखें, ये ओपेक देश है जो कि 80% रफली यहां पे दिया हुआ है, 80.4% ऑफ ऑयल रिजर्व्स को ओन करते हैं और बाकी 20% के आसपास नॉन ओपेक देश जो है वो ओन करते हैं। दिस इज व्हाट दे ओन। और इसमें जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है देशों के बीच में जिसमें मैक्सिमम शेयर जो है आप देख सकते हैं वेनेजुएला, सऊदी, इन दो देशों के पास है। वेनेजुएला और सऊदी के पास मैक्सिमम शेयर है, फॉलोड बाय दैट आप देख सकते हैं ईरान के पास है, यूएई के पास है। इस तरीके से सारे देशों में ये तेल बटा हुआ है। द तेल इज डिवाइडेड। फिर क्या होता है, 80% ऑफ प्रूवन ऑयल रिजर्व्स में से जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी है या जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो तकरीबन 40% के आसपास है। 40% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल इज प्रोड्यूस्ड बाय ओपेक मेंबर स्टेट्स एंड द एक्सपोर्ट्स मेक अप अराउंड 60% ऑफ द ग्लोबल पेट्रोलियम ट्रेड। इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ग्लोबल ऑयल ट्रेड के 60% हैं, दे आर 60%। इस चीज को आप ध्यान रखें। तो 80% में से 40% ये प्रोड्यूस करते हैं, ये सारे देश मिलके, कुछ खुद भी कंज्यूम करते होंगे और बाकी 60% एक्सपोर्ट करते हैं हमारे भारत जैसे देशों पे, पूरे एशियन रीजन में, चाइना को, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, ऑस्ट्रेलिया में। ये इस तरीके से इनके स्टैटिस्टिक्स चलते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स समझना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच ऑयल इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मच ऑयल इज एक्सपोर्टेड बाय दीज कंट्रीज। इनफैक्ट यहां पे और ज्यादा डायसेक्ट करके चीज दी हुई है। 1242 बिलियन बैरल्स जो है तेल है, ये 80% ऑयल रिजर्व्स के जरिए यहां पर आता है। तो इस पूरे ग्रुप का जैसे कि आपने देखा एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। क्योंकि इतना बड़ा मार्केट शेयर है तो इनकी ओलिगोपॉली क्रिएट हो गई है। इस चीज को या इस मार्केट कंडीशन को इकोनॉमिक्स की भाषा में ओलिगोपॉली कहा जाता है। ओलिगोपॉली का मतलब होता है व्हेन देयर आर फ्यू सेलर्स। क्योंकि इतने सारे देशों में से सिर्फ 23 देश ऐसे हैं जिनके पास तेल है और जो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, बेच पा रहे हैं, तो उसको ओलिगोपॉली कहा जाता है। दे कंट्रोल अ लार्ज मार्केट शेयर। सही बात है, इट्स डिसीजंस इन्फ्लुएंस ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। सही बात है, इनका दाम जो है वो अफेक्ट होगा। तो ओपेक प्लस क्या करता है, वो टेलर करता है सप्लाई एंड डिमांड। ये इनकी बदमाशी है, ये नेगेटिव है। भाई आपने कुछ एक्सपोर्ट करा या आपने कुछ प्रोड्यूस करा तो आप अपना दाम फिक्स रखो। अब पॉइंट यह है कि अगर ये पूरा ओलिगोपॉली सबने 23 देशों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम तो जी आज से इतने का बेचेंगे, एक्स प्राइस का या वाई प्राइस का, तो हमें खरीदना पड़ेगा क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऑयल पे डिपेंडेंट है। वी हैव टू बाय इट, वी हैव नो अदर चॉइस एंड डिमांड टू बैलेंस द मार्केट। सो दे कीप प्राइसेस हाई बाय लोअरिंग सप्लाईज। अगर सप्लाईज कम हो गए, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, सप्लाई लो प्राइसेस गेट हाई, सप्लाई हाई प्राइसेस गेट लो। व्हेन द डिमांड फॉर ऑयल स्लम्प्स, जब ऑयल की डिमांड कम हो जाती है या ऑयल कम लोग खरीद रहे होते हैं तो ओपेक क्या करता है, सप्लाई भी कम कर देता है। सप्लाई कम कर देता है तो दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। द ग्रुप कैन ऑल्सो लोअर प्राइसेस बाय पंपिंग मोर ऑयल इनटू द मार्केट। दोनों में से कुछ भी चीज कर सकता है। प्राइसेस को डिक्टेट कर सकता है। अगर ये मार्केट कैप्चर करना चाहता हो तो प्राइसेस सस्ते कर सकता है बहुत ज्यादा ऑयल फ्लड करके, और अगर ये प्राइसेस ज्यादा कमांड करना चाहता हो तो प्रोडक्शन काट सकता है। मतलब इट कैन मैनिपुलेट द मार्केट बिकॉज इट हैज रॉ मटेरियल। इनके पास रॉ मटेरियल है। इस तरीके से ये कलेक्टिवली ग्लोबल मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं ऑन ग्लोबल मार्केट्स सेल इट कलेक्टिवली। तो ये एक चीज है जो कि आपको समझनी है कि किस तरीके से ऑयल के मार्केट को मैनिपुलेट करा जाता है। इसको मैं मैनिपुलेट ही वर्ड यूज करूंगा क्योंकि आप अपने हिसाब से प्राइसेस को इंक्रीज करते हो और डिक्रीज करते हो, ये जानते हुए बहुत अच्छे से कि मैक्सिमम देश आप पे डिपेंडेंट है तेल के लिए।
तो सवाल ये उठता है कि ओपेक देशों ने अभी ऐसा मेजर क्यों लिया। ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये बहुत अहम सवाल है, दैट व्हाई हैज ओपेक प्लस टेकन सच अ डिसीजन नाउ। ऐसा क्या हुआ कि इनको प्रोडक्शन काटने की अभी जरूरत पड़ती है। इसके रीजंस को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द रीजंस बिहाइंड दिस। द वेरी फर्स्ट रीजन इज हाईली इंपॉर्टेंट, which is termed as inflation control measures by the world, or this is happening across the world। ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है, इस वजह से हो क्या रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। जो सेंट्रल बैंक है देशों के, स्टार्टिंग विद अमेरिका फेड, जिसको बोलते हैं यूएस फेड या फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है आप मनी सप्लाई को कम करते हो इकोनॉमी में। जब आप मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कम करते हो, वो इसलिए करते हो ताकि मार्केट में मनी सप्लाई कम होने से इन्फ्लेशन का रेट भी कम हो जाए। वे डिमांड भी नहीं कर पाएंगे, लोग डिमांड नहीं कर पाएंगे और मार्केट में आप सब पैसा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ये एक प्राइमरी रीजन है और ये चीज यूएस ने अडॉप्ट करी, अब ग्लोबली ये अडॉप्ट होने जा रही है, जिस वजह से स्लो डाउन या रिसेशन आना मैंडेटरी है। वो आएगा ही आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। इट इज इंपेरेटिव, इट इज समथिंग विच कैनॉट बी स्टॉप्ड। स्लो डाउन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है। अब जब स्लो डाउन या रिसेशन आता है तो उस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कम होती है, चीजें लोअर लेवल पे होती हैं, जिस वजह से ऑयल का कंजम्पशन उतना नहीं होता। तो इस सिनेरियो को देखते हुए ओपेक देश क्या सोच रहे हैं कि जितना प्रॉफिट हम अभी खरीद सकते हैं या कमा सकते हैं, उतना प्रॉफिट अभी कमा लेते हैं। लेट्स अर्न दैट मच ऑफ प्रॉफिट दैट वी कैन अर्न राइट नाउ। सो व्हाट डिड दे डू? दे स्टार्टेड कटिंग देयर सप्लाईज एंड रेजिंग रेट्स, कि रेट को बढ़ा लिया और सप्लाईज कट कर दिए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट कंडीशन का एक ये डिसएडवांटेज है कि वो प्राइसेस को इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक रीजन है। उसके बाद दूसरा रीजन है शेल गैस बूम, और लेट्स अटैच द वर्ड बस्ट। शेल गैस, शेल गैस जो है वो शेल रॉक से निकलती है। ये एक बहुत नई टेक्नोलॉजी है जिसे हाइड्रोलिसिस कहा जाता है, और ये इंडिया में भी एक्सप्लोर हुई है। सबसे पहले यूएस ने इसका ऑल्टरनेटिव निकाला पेट्रोल का, शेल रॉक से शेल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के रूप में। अब जैसे ये चीज निकाली गई तो ये ऑयल का ऑल्टरनेटिव बन गया। इस वजह से यूएस जो है इस चीज के जरिए अपना मार्केट अट्रैक्ट कर पा रहा था, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके ऑयल बेच पा रहा था। और काफी सारी कंपनीज इस पर्टिकुलर बिजनेस में घुसी, इस प्रोसेस में आ गई ताकि वो शेल गैस को एक्सट्रैक्ट कर सके। दे आर एबल टू एक्सट्रैक्ट एंड सेल शेल गैस, जिस वजह से बहुत सारी कंपनीज ने बैंक से लोन्स लिए, हेवी मशीनरी खरीदी, बहुत सारे लोगों को हायर करा और शेल गैस को एक्सट्रैक्ट करना शुरू करा, एंड इट एक्चुअली अफेक्टेड द ऑयल मार्केट। शुरू के 5-7 ऑलमोस्ट 10 साल 1 डेकेड इन्होंने मार्केट को जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश करी और एक अच्छा टक्कर दिया। लेकिन पॉइंट है, शेल गैस जिस प्राइस पे एक्सट्रैक्ट होती है वो प्राइसेस सस्टेनेबल नहीं है अगर आप वो उन्हीं प्राइसेस पे बेचने लगे। बेचते आप कम प्राइसेस में हो, एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, इस वजह से जिन कंपनीज ने लोन्स लिए थे शेल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो कंपनीज बैंकरप्ट हो गई। स्पेशली कोविड के दौरान उन कंपनीज ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। तो शेल गैस इज नो लॉन्गर अ कंपटीशन फॉर ओपेक कंट्रीज। ये आज की बात हो रही है, 2021, 2022, 2023 में शेल गैस जो है वो कंपटीशन नहीं है। अब क्योंकि शेल गैस कंपटीशन नहीं है तो एक तरीके से ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट कंडीशन जो है वो मोनोपोलिस्टिक की तरफ जा रहा है कि वो प्राइसेस को अच्छे से डिक्टेट कर सकता है। इट इज एबल टू डिक्टेट द प्राइसेस, एंड दैट इज व्हाट ओपेक प्लस इज डूइंग। तो ये दूसरा रीजन है। और तीसरा रीजन है, एक टर्म है नोपेक। नोपेक सुना है कभी? अगर आप अखबार पढ़ रहे हो तो आपने डेफिनेटली सुना होगा नोपेक।
नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड कार्टल्स एक्ट, नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टल्स एक्ट, ये जो है ये इस कानून का नाम है। दिस इज द नेम ऑफ अ लॉ। अब इस कानून के तहत क्या है कि पहले अगर ओपेक देश इस तरीके से प्राइसेस, क्योंकि जो ओपेक कर रहा है वो हेल्दी नहीं है, तो अगर आप प्राइसेस को गलत तरीके से मैनिपुलेट करो तो आपको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ घसीटा जा सकता है। लेकिन इस कानून अनुसार यूएस ये नहीं कर सकती, यूएस इज नॉट एबल टू डू सो। तो इस वजह से यूएस के हाथ हर तरीके से बंधे हुए हैं कि वो ओपेक प्लस देशों के इस प्राइस प्ले को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसको बंद नहीं कर पा रही है। तो प्राइमरी ये तीनों रीजंस है जिसकी वजह से ओपेक प्लस ये डिसीजन ले पाया है और अपने प्राइसेस को मैनिपुलेट कर पाया है, प्रोडक्शन को कट कर पाया है। आइए देखें इन तीनों रीजंस को डिटेल में, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट। स्टडी IQ IAS का P2I बैच शुरू हो चुका है। इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाली है 26 तारीख को, 26 अप्रैल को। आप अगर 2024 के एस्पिरेंट हैं तो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू एक इकलौता ऐसा बैच है जो आपको हर तरफ से हर तरीके से कवर करता है, जहां पर कंप्लीट सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज प्रीलिम्स, कंप्लीट सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज मेंस, कंप्लीट रिवीजन ऑफ प्रीलिम्स जिसे हम SIP बोलते हैं, सक्सेस इन प्रीलिम्स, कंप्लीट रिवीजन ऑफ मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के तहत, और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की अलग और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस की अलग जो इवैल्यूएटेड फॉर्म में आपको वापस मिलती है, ज्ञानवाणी सेशंस, और उसी के साथ साथ तैयारी के साथ भी, तैयारी के बाद भी एग्जामिनेशन तक मेंटरशिप सेशंस। ये सारी चीजें उपलब्ध है सिर्फ और सिर्फ एक कॉस्ट पे जो कि है 70,000 रुपीज, एक ऐसे मार्केट में जहां पे बाकी सारे प्लेयर्स 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की फीस चार्ज करते हैं। वहां पर स्टडी IQ IAS एक अम्ब्रेला प्रोग्राम में आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपए में। और अगर आप मेरा कोड यूज करें जो कि है सांघी लाइव, तो आपको यही बैच उपलब्ध होगा एट द रेट ऑफ 30,000 रुपीज। 30,000 रुपए में आपको यह बैच उपलब्ध हो सकता है अगर आप मेरा कोड यूज करें। तो 2024 के एस्पिरेंट्स इस बात को सुन लें कि ये आपका टारगेट है, आपका ड्रीम है, और हमारे लिए यह चीज बहुत महत्व है कि आपने हमारे ऊपर भरोसा करके, इस बैच पे भरोसा करके एडमिशन लिया है। तो ड्रीम आपकी, मेहनत हमारी, हम जो है आपके सपने को साकार करने के लिए आप तक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन लेकर आ रहे हैं। तो जरूर इस बैच का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है, उसे चेकआउट करें, और जितने भी फीचर्स हैं उनको चेकआउट करके आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं। कोड एक ही यूज करना है, सांघी लाइव, और ध्यान रखें 26 अप्रैल रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, उसके बाद जो है ये बैच क्लोज हो जाएगा। तो अभी सिर्फ 2-3 क्लासेस हुई हैं जिसके रिकॉर्डेड सेशंस आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखें इसके रीजंस क्या हैं। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? ओपेक प्लस हैव टेकन सच अ डिसीजन नाउ। इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर्स, शेल ऑयल बूम एंड नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल्स एक्ट। तो सबसे पहला रीजन है इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो हुआ क्या है, सेंट्रल बैंक्स आर ट्राइंग हार्ड टू एक्सटिंग्विश इन्फ्लेशन बाय रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स, कुड बी फोर्स्ड टू नज रेट्स हायर। मतलब रेट्स जो है उनको आप ऊपर ढकेल रहे हो क्योंकि आप मनी सप्लाई कम करना चाहते हो, जिसकी वजह से स्लो डाउन और रिसेशन आना लाजमी है। एंड इफ दे नीड लेस ऑयल, क्योंकि देशों की इकोनॉमी नहीं चल रही होगी तो कम तेल चाहिए होगा। ओपेक प्लस डजंट मेक टू मच मनी। ओपेक प्लस पैसा नहीं कमाएगा अगर तेल नहीं चाहिए होगा। तो ओपेक क्या सोच रहा है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन इनएविटेबल है, सो दे आर ट्राइंग टू पुश प्राइसेस अप एंड स्नैक प्रॉफिट्स। किसी भी तरीके से प्रॉफिट या पैसा खींच लिया जाए while डिमांड इज स्टिल होल्डिंग स्टेडी। अभी डिमांड है तो अभी खींच लो, हो सकता है 2-3 महीने बाद यह सिचुएशन बिल्कुल अलग हो। यह है पहला रीजन। दूसरा रीजन, शेल गैस। Shale gas as an alternative was effective for the global economy, as an alternative was effective, but it wasn't sustainable. Few years ago, OPEC Plus used to think twice about cutting supply. 2 बारी सोचता था सप्लाई को कट करने से पहले, रेट्स को मैनिपुलेट करने से पहले कि कोई और मार्केट में ना आ जाए। They were constantly worried about losing the market share, कि मार्केट शेयर ना चला जाए। Because each time the prices of crude would rise above a certain level, US shale oil producers would jump in to fill the gap. वो जब भी उनकी शॉर्टफॉल होती थी तो US शेल गैस प्रोड्यूस करना शुरू कर देता था।
यूएस शेल ऑयल बूम आया तकरीबन 2010 में, क्योंकि उन्होंने पता लगाया कि क्रूड ऑयल को कुछ रॉक्स से निकाला जा सकता है। इन रॉक्स को शेल रॉक्स कहा जाता है, एंड द प्रोसेस दैट इज फॉलोड इज पायरोलिसिस, हाइड्रोजनेशन और थर्मल डिसोल्यूशन। इस प्रोसेस के जरिए आप तेल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यह काफी अनकन्वेंशनल तरीका था। These processes convert the organic matter within the rock, kerogen, into synthetic oil and gas. It is acting as effective as gas, as effective as oil. तो उस टाइम पे बहुत सारे बिजनेसेस घुस गए इसमें, शेयर प्राइसेस इसके एकदम बूम कर गए, एंड दे गॉट रिच इन द शेल बिजनेस। फ्रॉम अ व्हाइल इट हर्ट द फॉर्चून्स ऑफ मिडिल ईस्टर्न ऑयल प्रोड्यूसर्स। यूएस में हुआ तो मिडिल ईस्ट के ऑयल प्रोड्यूसर्स का जो है बट्टा बैठ गया। इनफैक्ट ओपेक डिसाइडेड टू क्रिएट ओपेक प्लस इन 2016। इसी चीज की वजह से ओपेक प्लस जो है वो बनाया गया था, लेकिन बूम ज्यादा दिन तक रहा नहीं। 2 दिन की चांदनी है या 1 रात की चांदनी है, ये बूम जो है बस्ट में कन्वर्ट हुआ। Turns out companies had got too excited and borrowed and spent a lot of money on creating technology, labs, infrastructure. They didn't make enough returns on these investments. इस वजह से they went bankrupt and shut down. So, and the existing ones tightened their belts and cut back on the meager expansionary dreams. ये नहीं कर पाए। तो इस चीज का फिर वापस फायदा कौन उठाएगा? मिडिल ईस्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो है वहां पे बस्ट हो गए। सो देयर इज नो मैसिव शेल बूम ट्राइंग टू स्नैच मार्केट शेयर। तो अपने हिसाब से वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जो पहले अच्छी खासी ओलिगोपॉली बन गई थी, कंपटीशन था मार्केट में, अब वो वापस एक तरीके से मोनोपोली की तरफ चला गया है। एंड दैट हैज क्लियर्ड ओपेक्स लेन अगेन टू टिंकर विद देयर सप्लाई, कि वो सप्लाई के साथ खेल सकते हैं। और तीसरा जो रीजन है, द थर्ड रीजन इज नोपेक, नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल्स एक्ट। इस एक्ट के जरिए यूएस जो है मिडिल ईस्ट की कंपनीज को कोर्ट ऑफ लॉ में अपनी कंट्री में ट्राई कर सकता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, और वाकई में बात गलत है। ये कंपटीशन के खिलाफ है कि आप जब मर्जी प्रोडक्शन काट के प्राइसेस रेज कर दो, लेकिन इस लॉ के जरिए वो नहीं कर पा रहा है। वुड एनेबल द यूएस गवर्नमेंट टू सू मेंबर्स ऑफ द ओपेक फॉर मैनिपुलेटिंग द एनर्जी मार्केट, पोटेंशियली सीकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन रेपरेशन। तो वो डैमेजेस भी मांगेगा, रेपरेशंस भी मांगेगा कि हमें इतना नुकसान हुआ है। तो ये कानून है नहीं। सो ये चीज है। कार्टेल मतलब एक संगठन, ग्रुप। सो जॉइन टुगेदर टू कंट्रोल प्राइसेस एंड लिमिट कंपटीशन, तो कार्टेल बनाया जाता है। अगर आपने हॉलीवुड फिल्में देखी हो तो जैसे ऑयल कार्टेल्स होते हैं, उसी तरीके से ड्रग कार्टेल्स होते हैं। ये हॉलीवुड फिल्म से दिखाया जाता है। इट्स अ बंच ऑफ कंट्रीज दैट कल्यूड टुगेदर टू इनडायरेक्टली मैनिपुलेट ऑयल प्राइसेस। ये चीज करते हैं। तो यूएस को ये कानून चाहिए, नोपेक लॉ। तो ये कानून ना होने की वजह से यूएस इनको कटघरे तक जो है कोर्ट तक घसीट नहीं पा रहा है। They want a law that can strip the immunity from the cartel members and give them an opportunity to drag them to the court of law to question their tactics. Maybe even try get billions of dollars in reparations and damages, कि वो damages जो है वो मांग सकते हैं। अब आप सोच के देखो, तो यूएस ये नहीं कर पा रहा है। It is not able to do so. अब ये चीज पॉसिबल कैसे होगी? How will this be possible? देखिए, यूएस से लोग डरते हैं, और इसका प्रूफ है कौन सा देश? कतर। ओपेक प्लस से कतर ने बैकआउट कर दिया। कतर ने मना कर दिया कि हम ओपेक प्लस में नहीं पार्ट लेंगे, क्योंकि हम यूएस के खिलाफ नहीं जाना चाहते। मतलब यूएस से लोग आज भी डरते हैं। क्यों डरते हैं? यूएस एक मैसिवली ट्रेडेड करेंसी है। 50% से ज्यादा ट्रेड आज भी यूएस डॉलर में होता है। बहुत सारी सरकारों ने यूएस बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, तो यूएस बॉन्ड्स के प्राइसेस जो है ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करे तो वो उनको दिक्कत कर सकते हैं। इन सारे देशों ने और कई सारे देशों ने यूएस में बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं। दे होल्ड यूएस बॉन्ड्स, दे हैव इन्वेस्टेड इन अमेरिकन स्टार्टअप्स, एंड दे नो दैट द यूएस कैन बी विंडिक्टिव। बदला लेने पे आया तो इतनी घमाशाही तरीके से बदला लेगा कि आपके एसेट्स फ्रीज कर देगा, आप यूएस डॉलर को फ्लक्चुएट ऊपर नीचे कर देगा, कुछ भी कर देगा आपके नुकसान के लिए। एंड दे वुड ट्राई टू फ्रीज दोज इन्वेस्टमेंट्स इन सम वे और द अदर। तो ओपेक नेशंस के मैसिव एसेट्स अमेरिका में। इस वजह से थ्रेट ऑफ द बिल वाज सो हाई दैट सम एक्सपर्ट्स थिंक दैट व्हाई कतर डिसाइडेड टू क्विट ओपेक। कतर ने ओपेक क्विट कर दिया, लेकिन सऊदी अरेबिया डरा नहीं। मिडिल ईस्ट में सऊदी डरा नहीं। इट्स सो अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज सेटल्ड इन द डॉलर, एंड दैट गिव्स अमेरिका अ लेवरेज। बिल्कुल सही बात है। यूएस डॉलर सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा पावरफुल करेंसी है, लेकिन यूएस आज भी पूरी तरीके से यह बिल पास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब जो है वोस्त्रो नोस्त्रो अकाउंट के थ्रू आप यूएस डॉलर को सरपास कर सकते हो।
2019 में सऊदी ने क्या धमकी दी और क्या बोला कि आज से हम यूएस डॉलर में पेमेंट सेटल नहीं करेंगे, हम अपनी लोकल करेंसी में करेंगे, दैट इट वुड डिच द डॉलर फॉर अदर करेंसीज फॉर इट्स ऑयल सेल्स। अब बताओ, यूएस डॉलर अगर डिमांड में नहीं होगा तो यूएस की करेंसी ऑटोमेटिकली कम हो रही है, जो कि आज की डेट में हो भी रही है। 14 देशों ने यूएस की करेंसी को डिच करने की कोशिश करी है और उसमें थोड़े बहुत कामयाब भी हुए हैं, और वो इंडिया के साथ ट्रेड करने में कर रहे हैं, एंड दैट्स नॉट समथिंग द यूएस वुड वांट। यूएस ये चीज नहीं चाहेगा। तो देखने वाली बात है आगे क्या होगा, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो मैं चाहता था आपके साथ डिस्कस करूं। तो क्या ये ऑयल कट्स हमें हर्ट करेंगे? क्या ये ऑयल कट्स या प्राइस राइज इंडिया की इकोनॉमी को हर्ट करेगा? क्या इन्फ्लेशन और बढ़ाएगा? ये देखने वाली बात है। इट इज समथिंग इंटरेस्टिंग टू वॉच। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस बैटल फॉर क्लाउट इन द ऑयल ट्रेड प्लेज नाउ, एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू सी। तो आप ध्यान रखें कि आपको ये सारी पीडीएफ्स कहां मिलेंगी। मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मिलेंगी, आयुष सांघीज IAS अकेडमी, और ट्विटर और इंस्टा पर मुझे जरूर फॉलो करें, AYUSSH, डोंट फॉरगेट द एक्स्ट्रा S। यहां पर मैं बहुत मैसिवली बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाता हूं। आप बैचेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे, कोड एक ही यूज करना है, द कोड इज सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अपने सारे बैचेस में। और आप ध्यान रखें कि हम स्टूडेंट को इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपका सपना IAS का साकार हो सके। तो आपको जितनी वैल्यू, जितनी प्रैक्टिस, जितना प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा हम ऑफर करते हैं। आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट करें डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर, एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग। बाय एवरीवन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।